आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम पेश करने जा रहे हैं देश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे 3 इडियट्स के हीरो सोनम वांगचुक आखिर क्यों विलेन बन गए। तो वहीं बरेली उपद्रव और तौकीर रजा पर सीएम योगी की सख्त टिप्पणी पर फोकस करती हुई खास रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात उत्तराखंड में जीएसटी बजट उत्सव की करेंगे। तो चलिए खबरों में चलते हैं विस्तार से। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। लेह पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में सोनम वांगचुक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। सवाल यह है कि 3 इडियट्स के हीरो आखिर विलेन क्यों बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। लद्दाख इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। वजह है 24 सितंबर को लेह में हुई भीषण हिंसा, 4 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग घायल और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र के संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 24 सितंबर को लेह में भीषण हिंसा हुई थी। बुधवार को उनकी भूख हड़ताल सभा से गुस्साए युवा अचानक भड़क गए। उन्होंने स्थानीय बीजेपी दफ्तर और पुलिस बल पर हमला किया। हालात बेकाबू होने पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया और फायरिंग की। लेह में हुई इस घटना ने सोनम वांगचुक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उनकी हीरो वाली छवि विलन में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि सरकार का आरोप है कि युवाओं को उकसाने का काम सोनम वांगचुक ने किया। दरअसल सोनम वांगचुक के नेतृत्व में ही लेह में लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। लेह पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में सोनम वांगचुक के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। एनएसए के तहत सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी। बता दें कि लेह हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। उनको जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहां पर उनको कड़ी सुरक्षा में रखा गया। सूत्रों के मुताबिक जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम भी किए हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए भी कि मैंने उनके काम को नजदीकी से देखा है। मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। मैं जानता हूं कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जिसकी सारी दुनिया तारीफ कर रही है, जिसके ऊपर बॉलीवुड ने फिल्में बनाई हैं। ऐसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बता के जेल में डाल दिया है। उनके ऊपर एनएसए लगाया गया है, जो आतंकवादियों के ऊपर लगाया जाता है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स के ऊपर लगाया जाता है। वो कानून सोनम वांगचुक के ऊपर लगाया गया है। एक शानदार शिक्षक, एक पर्यावरण कार्यकर्ता, एक शानदार वैज्ञानिक दिमाग, जिसने सिर्फ बातें नहीं की, जिसने लद्दाख के बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति को आप उठा के जेल में डाल दे रहे हैं और उसको राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख के लोगों की आवाज बन रहा था, वो लद्दाख के लोगों की मांग को अपनी आवाज दे रहा था। उसको आपने जेल में डाल दिया। 3 इडियट फिल्म याद है ना आपको? उसका एक कैरेक्टर था रेंचो, फुंगसुक वांगडू। सोनम वांगचुक का पूरा जिंदगी का सफर वो है जिसके आधार पर फुंगसुक वांगडू का कैरेक्टर गढ़ा गया था। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में ऐसे स्कूल खोले जहां बच्चे पढ़ के रट के नहीं निकलते, किताबें रट के नहीं निकलते, बल्कि वो जिंदगी जीने का हुनर सीख के निकलते हैं। उन्होंने कई वैज्ञानिक खोज की हैं। उन्होंने अपने स्कूलों में हजारों बच्चे ऐसे तैयार किए हैं जिनके लिए शिक्षा केवल नौकरी या व्यापार का काम नहीं है, बल्कि शिक्षा का मतलब है बेहतर इंसान बनना, पर्यावरण के साथ जीना, देश के लिए काम करना। ये है सोनम वांगचुक। और ऐसे इंसान को देश के लिए खतरा बताकर जेल में डाल देना शर्मनाक नहीं है, बेहद शर्मनाक। शर्म आती है हमें इस बात पर कि आज हम ऐसे हिंदुस्तान में जी रहे हैं। आज हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर सोनम वांगचुक जैसे इंसान के ऊपर फर्जी आरोप लगा के उनको जेल में डालने से आपके अंदर देशभक्ति नहीं जाती, अगर सोनम वांगचुक की खबर से आपके अंदर बेचैनी नहीं पैदा होती है, तो आपकी देशभक्ति देशभक्ति केवल देशभक्ति के गाने गाने और किसी नेता की रैली में देशभक्ति के नारे लगाने से सिद्ध नहीं होती है। सोनम वांगचुक जैसा
शख्स जो देश के लिए काम कर रहा है, जो कट्टर देशभक्त है, उस जैसे शख्स को अगर सत्ता अपने अहंकार में आकर, ईगो में आकर जेल में डाल दे, उसके ऊपर अत्याचार करे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना भी देशभक्त है। आज आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा। आपके अंदर अगर सोनम वांगचुक की खबर से बेचैनी नहीं हो रही है तो मान लीजिए कि आपके अंदर की देशभक्ति कागजी देशभक्ति है, केवल नारे वाली देशभक्ति। समय आ गया है कि सोनम वांगचुक की आवाज में आवाज मिलाइए, उसके साथ खड़े होइए, देश और दुनिया को बताइए कि पूरा देश सोनम वांगचुक के साथ खड़ा हुआ है। पूरा देश देशभक्ति की असली परिभाषा जानता है। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका अहम रही है। उनके इस कार्य ने उनको वैश्विक मंचों पर पहचान दिलाई। वो जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाते रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने और उसे छठी अनुसूची में शामिल करने वाली मांग को लेकर वो कई बार अनशन कर चुके हैं। वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनका ये संघर्ष लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण को सहेजने के लिए है। वो लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते रहे हैं। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने, राज्य का दर्जा देने और लद्दाख क्षेत्र की संवेदनशील इकोसिस्टम की सुरक्षा की मांग को लेकर 24 सितंबर को जमकर हिंसा हुई थी। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज और फायरिंग भी करनी पड़ी। इस दौरान 4 प्रदर्शनकारी मारे गए थे और करीब 70 घायल हुए थे। कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए लेह में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। पर्यावरण की मुरली मनोहर जोशी व गोविंदाचार्य को चिंता। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में मुरली मनोहर जोशी, पूर्व आरएसएस के विचारक के.एन. गोविंदाचार्य सहित कुल 57 विद्वान, पर्यावरणविद, लेखक और पूर्व राजनेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। वो सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 4 धाम परियोजना के रोड वाइनिंग संबंधी 2021 के फैसले और 2020 और 2021 के मॉड सर्कुलर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पुनर्विचार की बात की गई है। बता दें कि हिमालय की नाजुक परिस्थिति पर 12 मीटर तक की सड़कों ने भारी नकारात्मक असर डाला है, जिससे भूस्खलन, बाढ़ और भूमि धसाव बढ़े हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यूपी में इन दिनों पोस्टर वॉर पर बवाल छिड़ा हुआ है। कभी आई लव मोहम्मद के पोस्टर तो कभी आई लव योगी के पोस्टर। बरेली में हुए इस विवाद ने तो पूरे मामले को ही तूल दे दिया। बरेली में हालिया विवाद के बाद इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से सुर्खियों में है। हालांकि तौकीर रजा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जो कभी बीमारू कहा जाता था, जहां दंगाई खुलेआम घूमते थे और माफिया राज करते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। योगी सरकार ने साफ कह दिया कि अपराधियों, दंगाइयों और माहौल बिगाड़ने वालों के लिए अब यहां कोई भी जगह नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा युवा मोर्चा के लखनऊ महासचिव अमित त्रिपाठी ने समतामूलक चौराहे और राजभवन के पास बड़े बड़े पोस्टर लगाए। पोस्टर में लिखा गया कि आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी, आई लव बुलडोजर। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश साफ है, जो इस प्रदेश की शांति भंग करेगा उससे जवाब बुलडोजर देगा। बरेली में जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद के नारों के साथ शुरू हुए प्रदर्शन ने देखते ही देखते उग्र रूप ले लिया। पत्थरबाजी हुई, सड़कें जाम हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। तौकीर रजा पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि मौलाना भूल गए हैं कि शासन किसका है। ना तो जाम लगेगा न कर्फ्यू। ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर
17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। इस मामले पर बरेली एसएसपी ने बताया कि अब तक 7 नामजद और करीब 2000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर में आरएएफ और पीएससी तैनात कर दी गई है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। जैसा कि आप अवगत हैं कि जुमे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, वहां पे कुछ लोगों के द्वारा हिंसक प्रदर्शन किया गया, जिसके संबंध में कल हम लोगों ने बताया था कि हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसमें हम लोगों के द्वारा अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें थाना कोतवाली में 5 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना बारादरी में 2 एफआईआर दर्ज की गई है, थाना किला प्रेमनगर और कैंट में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है। इन दर्ज एफआईआरों में आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को, जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। मौलाना तौकीर रजा, सरफराज पुत्र सलीम, मनीफुद्दीन पुत्र जरीफुद्दीन, अजीम अहमद पुत्र नसीम अहमद, मोहम्मद शरीफ पुत्र मोहम्मद अहमद, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद जाहिद, रिहान पुत्र राजू और मोहम्मद सरफराज पुत्र समीम। इन 8 लोगों को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पिछले 6-7 दिनों से पहले समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से ये मालूम हुआ था कि मौलाना तौकीर रजा साहब की तरफ से कतिपय मुद्दों को लेकर कार्रवाई के मांग के साथ इस्लामिया इंटर कॉलेज में एकत्र होकर कलेक्ट्रेट मार्च के शक्ल में जाकर वहां पर ज्ञापन देने की बात कही गई थी। इसलिए हम लोग तत्काल उनके संपर्क में आ गए और उनको बताया गया कि जनपद में 163 बीएनएसएस की धारा लगी हुई है और बिना लिखित अनुमति के कोई भी कार्यक्रम न किया जाए। वहीं बरेली में हुए बवाल को लेकर के अयोध्या के संतों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे सीधे तौर पर संविधान विरोधी कदम बताया और दोषियों पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। देखिए, बरेली में जो दुर्घटना हुई है आइलम मोहम्मद की, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत देश के अंदर इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये सनातन की भूमि है, ये हिंदू की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, जहाँ पर ये वह भूमि है जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जय घोष होता है। प्रातः उठते ही सब लोग एक ही मंगल कामना करते हैं, हिंदू सनातन धर्मावलंबी, कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। ऐसी भूमि पर कोई वर्ग विशेष आई लव मोहम्मद, आई लव इस्लाम का अगर नारा लगाता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए इनके ऊपर कोई विशेष कठोर कानून ला करके इनको दंडित किया जाए, इनको देशद्रोही की श्रेणी में रखा जाए। इस तरह का नारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और रही बात हिंदू भाइयों से, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप अपनी देवी देवताओं का मोहम्मद से या उनके किसी भी पैगंबर से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। सबको विदित है कि मोहम्मद क्या थे, उनका सिद्धांत क्या था। हमारे देवी देवता मर्यादित हैं, संस्कृत और संस्कृति का संरक्षण करने वाले, समाज को एक दिशा में ले चलने वाले हैं। मोहम्मद का या इस्लाम का ऐसा कोई भी नहीं उद्देश्य है। उनके यहाँ हिंदुओं को काफिर कहा जाता है। ऐसी स्थिति में तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है सनातन धर्म के देवी देवताओं का और इस्लाम का। हम भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से एक ही निवेदन करेंगे कि इनको कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। देखिए, जिस प्रकार से बरेली में जो हिंसा हुआ अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है, दुखद है। ऐसे भारत में रहने वाले इन अराजकता के द्वारा जो जिस प्रकार से पथराव करना और लोकतंत्र की जो हत्या करना, संविधान को न मानना, ये इनके अंदर डीएनए में है। ऐसे लोगों के ऊपर चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत
अंतर्राष्ट्रीय मशीनरी के तहत ये लोग भारत में अंतर्गृह युद्ध कराना चाहते हैं, भारत में अराजकता फैलाना चाहते हैं, भारत को सरिया कानून से देश को चलाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो निरंतर आतंकवादी के विचारधारा को पालित पोषित करता, आतंकवादी विचारधारा पे चलने का काम करता, ऐसे सभी जो है इस विचारधारा के लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे जिहादी को कभी भारत सनातन संस्कृति स्वीकार नहीं करेगा। ये भारत सनातन संस्कृति के लिए डेंगू है, मलेरिया है, कैंसर जैसे रोग से जो है भारत संस्कृति को पीड़ित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी के तेज तर्रार एक्शन का ताजा उदाहरण है गोरखपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी जुबेर को ढेर करना। ये वही जुबेर था जिसने दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी। अब प्रदेश के मुखिया का स्पष्ट संदेश है, ये देश संविधान से चलता है, शांति भंग करने वालों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश अब पुराने ढर्रे पर नहीं लौटेगा। पोस्टर हो या पत्थर, सरकार का संदेश साफ है, जो भी शांति भंग करेगा कानून का बुलडोजर उसकी दहलीज पर पहुंच जाएगा, क्योंकि योगी को रूल पसंद है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में जीएसटी बचत उत्सव के तहत बीजेपी नेता व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें नए जीएसटी सुधारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जीएसटी बचत उत्सव कार्यक्रम में लगातार शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार लोगों की जेब पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही। इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि बीते दिनों जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18% जीएसटी स्लैब होंगे। 12 और 28% के स्लैब को खत्म करने के फैसले पर जीएसटी काउंसिल ने मोहर लगा दी है। ये घोषणाएं 22 सितंबर से लागू की गई। इसके बाद लग्जरी तंबाकू उत्पाद महंगा होगा। लग्जरी तंबाकू उत्पाद पर 40% जीएसटी होगा, जबकि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सामान सस्ते होंगे। सभी फैसले सहमति से लिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि 3 व्हीलर पर 28% से 18% जीएसटी होगी। स्पेशल स्लैब 40% होगा। व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी नहीं होगी। प्राइवेट जेट खरीदने पर 40% जीएसटी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स पर 40% जीएसटी होगी। साबुन, तेल, शैम्पू पर 5% जीएसटी होगी। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे। नए स्लैब का मकसद आम आदमी को राहत पहुंचाना है। इंश्योरेंस सेक्टर में राहत दी गई है। कृषि और किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है। जीएसटी में बदलाव समय की मांग है। रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर 5% जीएसटी। रोटी, पराठे, छेना और ब्रेड पर अब जीएसटी नहीं होगी। घी, मक्खन पर 5% जीएसटी। सभी टीवी पर 18% जीएसटी लगेगा। चमड़ा और ग्रेनाइट पर 5% जीएसटी। 350 सीसी से कम की बाइक पर 18% जीएसटी लगेगा। डायग्नोस्टिक पर 5% जीएसटी लगेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी की दरों में बदलाव पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले देशवासियों को तोहफा देंगे और जीएसटी में सुधार करेंगे। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किसानों और मध्यम वर्ग के लिए 175 से ज्यादा उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया। किसानों के लिए कई चीजें सस्ती होने वाली है। मध्यम वर्ग और छात्रों को भी काफी लाभ मिलेगा। दशहरे से पहले देशवासियों को लाभ मिल सकेगा और देश का उत्थान होगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में जगह जगह जीएसटी बचत उत्सव समारोह हो रहा है। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था, उन्होंने देशवासियों के नाम अपने संबोधन में कहा था कि जल्दी ही जीएसटी में जो है ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि देशवासियों को उसका लाभ होगा, आम नागरिकों को लाभ होगा, मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा और उच्च वर्ग के लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये जो जीएसटी पर रिडक्शन है ये 22 सितंबर कल से लागू हो गया है, नवरात्र के पहले दिन से, और इसके कारण से सभी को बड़ा लाभ हो रहा है और जो आवश्यक वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं सभी अब सस्ती हो गई हैं। देखिए, हम लोग जीएसटी जो सेकंड जीएसटी है उसके लिए हम एक उत्सव के रूप में उस कार्यक्रम को मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहां अनेकों प्रतिदिन की उपयोग की वस्तुओं को सस्ता किया है,
उस विषय को लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक बाजार में गए, मेरा भी एक मार्केट में जाना हुआ और आज से लगातार 7 दिन तक हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे महापौर से लेकर वार्ड के सभासद लेकर विधायक सांसद तक प्रत्येक 7 दिन तक हर क्षेत्र के मार्केट में जाकर हम आग्रह करेंगे जीएसटी की छूट व्यापारियों को मिली है वो ग्राहकों तक उस छूट को पहुंचाएं। इस भाव के साथ सब लोगों से मिल रहा है। और मैं कहीं ना कहीं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह से जीएसटी का विषय रखा जा रहा है, हम देखना चाह रहे हैं कि इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने तो अपना स्लैब कर दिया है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अगर ये सारी चीजें नियम लागू होंगे तो कब लागू होंगे, क्योंकि सरकार बहुत सारी चीजें कर देती है पर वो धरातल में कहीं दिखाई नहीं देती है। हमें अपेक्षा यही है कि जिस तरह से नया स्लैब जीएसटी का आया है, दुकानदार वगैरह सारे के सारे उस तरह से उस पर नियम काम करेंगे। जीएसटी अभी लागू करी है भारत सरकार ने। अभी जो भी दुकानदार आप कोई ले को कहीं चले जाओ, वो जो पुराना रेट है उसी रेट पर सारा सामान दे रहे हैं। अभी जो इस जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सामान तो उसी रेट पर दे रहे, पर आने वाले समय में हो सकता है जीएसटी जो सरकार ने इसमें छूट दी उसी रेट पर ये सामान दुकानदार सभी उपलब्ध कराए। वहीं विपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी रिफॉर्म पर घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी को इतना हाइप करके लाई थी कि इसके लिए रात को पार्लियामेंट सेशन बुलाना पड़ा। राष्ट्र को 1 नेशन 1 टैक्स और दूसरी आजादी की बात कहकर जीएसटी को लाने के लिए बहुत सेलिब्रेट किया गया, लेकिन असल में जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ डाला गया, जिसके चलते जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश ने भुगता। कांग्रेस का कहना है प्रधानमंत्री मोदी की हमेशा से जल्दबाजी में फैसला लेने की आदत रही है और यही परिणाम रहा कि मोदी सरकार की जीएसटी नीति का खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने साल 2016 में जीएसटी नीति का मुखर होकर विरोध किया और इसे गब्बर सिंह टैक्स बताया था, लेकिन अब तो भारत सरकार और जीएसटी काउंसिल ने भी मान लिया है कि ये वाकई गब्बर सिंह टैक्स था। इसका मतलब बीते 8 सालों तक केंद्र सरकार लोगों की जेबों पर जीएसटी के माध्यम से डाका डालती रही और उनका खून चूसती रही और आज जीएसटी बचत उत्सव का ढोल पीट रही है। पार्टी आज नोटंकी पार्टी बनके रह गई है। पहले 8 साल तक जनता पर जीएसटी थोप करके जनता की गाड़ी कमाई लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया और अब जब देख रही है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। राहुल गांधी जी लगातार जीएसटी घटाने की मांग कर रहे थे, अब दबाव में जीएसटी घटाई गई तो उसका उत्सव मना रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जो 8 साल तक जीएसटी के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई भाजपा सरकार ने लूटी है, ये उसका उत्सव है। जनता के गले भाजपा की नीतियां आज नहीं उतर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी ही नोटंकी में उलझ करके रह गई है। किसी की जब बात आती है तो स्वदेशी हमें सबसे पहले अपने जहां हम रहते हैं हमने वहां से देखना होगा कि हम स्थानीय उत्पादों को क्या हम महत्व दे रहे हैं। क्या पहाड़ के जो काफल हैं, पहाड़ की जो ककड़ी है, पहाड़ के अन्य उत्पाद है, क्या हम उसे वैसा महत्व दे रहे हैं कि जैसा उनका होना चाहिए। आज एक और जैसे हम देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह या एनजीओ के थ्रू काम तो चल रहे हैं, लेकिन वे कार्य कौन कर रहे हैं? वे कोई कैबिनेट मंत्री उनकी बहू कर रही है, उनकी बेटियां कर रही है। मैं नाम लेके आपके सामने नाम गिना दूंगा जो ऐसे उत्पाद, और ये सिर्फ अपने आप को टैक्स से दूर रहने के लिए और जीएसटी से बचने के लिए कार्य चल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जीएसटी आप देख लीजिए, जीएसटी का जो पखवाड़ा निरंतर रूप से चल रहा है, तो हम मानते हैं होना चाहिए, ठीक है। वहीं कांग्रेस प्रदेश पार्टी ने जीएसटी काउंसिल की एक बैठक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 9 हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि जीएसटी काउंसिल को ये पता चल सके कि उच्च हिमालयी राज्य किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि हिमालयी राज्यों की आर्थिकी को सुधारने, पहाड़ी राज्यों की आमदनी बढ़ाने, खर्चों को मीट आउट करने के लिए जरूरी है कि 9 हिमालयी राज्यों की बैठक गैरसैंण में होनी चाहिए, जिससे इन राज्यों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुँच सके। हालांकि जीएसटी कम होने पर आम जनता को एकदम से कोई जमीनी फर्क दिखाई नजर जीएसटी कम होने पर आम जनता को एकदम से कोई जमीनी फर्क दिखता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद है आने वाले समय पर पहाड़ से मैदान तक की आम जनता को इसका फायदा जरूर मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़।